क्या परिस्थितियां ऐसी हुई कि आप आखिरकार जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने पर राजी हो गए? भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया। वैसे भी मैं जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी होकर विधायक बनने की स्थिति में नहीं था। मैंने तो पहले भी कहा था भाजपा के नेताओं को, यदि आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं रघुवर दास जी के दबाव में, तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं खुद ही घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिया, अब संगठन का काम करूंगा। 80 साल के बाद कोई चुनाव लड़ने का मतलब नहीं रहता है, पूरी जिंदगी आदमी यही काम करते रहेगा। आज भी जो यहाँ के मंत्री हैं अपने आप को बहुत दबंग समझ रहे हैं। अन्ना गुप्ता आज एक बयान दे रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि एनडीए ने एक ऐसे व्यक्ति को जमशेदपुर पश्चिमी से मेरे खिलाफ खड़ा किया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में नुकसान पहुंचाया। ये उनकी चाल है, भारतीय जनता पार्टी का वो पक्ष ले रहे हैं। उनके मन में एक दमित इच्छा है कि वो भाजपा में आ जाते। 1,36,00,000 रुपया तो छोड़ दीजिए, तो उसके अलावे भी तो संसाधन हैं। और परिवारवाद का ये मतलब नहीं होता है कि किसी के परिवार का कोई आदमी राजनीति में आए ही नहीं, यदि वो राजनीति में है तब। क्या पूर्वी जमशेदपुर में रघुवर दास की बहू के लिए सरयू राय चुनाव प्रचार में जाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे? उल्टा ही आरोप लगता है कि वहाँ जाकर और खिलाफ में काम कर रहे हैं। मैया योजना पर भारी पड़ जाएगी, गोगो दीदी योजना। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा इस वक्त कोल्हान प्रमंडल में है और हम हैं जमशेदपुर पश्चिमी में, और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं जेडीयू के प्रत्याशी सरयू राय। पहले चरण में कोल्हान की तमाम सीटों पर वोटिंग होगी और इस बार जो प्रतिद्वंदी हैं इनके बन्ना गुप्ता, जिनके साथ पिछले 3 साल से जो एक प्रतिद्वंदिता, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। अब चूंकि चुनावी मैदान में दोनों आमने सामने भी हैं, तो मुकाबला दिलचस्प भी है। पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर रात हमें समय दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हमारी पिछली बातचीत भी हुई थी और आप एक बात बार-बार ये दोहरा रहे थे कि मैं जमशेदपुर पूर्वी नहीं छोड़ूँगा। मेरी जनता वहाँ है, उन्होंने मुझे जिताया। फिर क्या परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि आप आखिरकार जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने पर राज़ी हो गए या लड़ रहे हैं? जमशेदपुर पूर्वी ही मेरी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए भी कि वहाँ के लोगों से संबंध बन गया था। वहाँ के लोगों ने गाढ़े वक्त में हमारे पीछे खड़ा होकर हमको जिताया था, तो मैं वो सीट छोड़ना नहीं चाहता था। एनडीए के नेतृत्व ने 3-4 दौर की बात के बाद मुझसे ये कहा, सरकार बनानी है, हम लोग चाहते हैं कि दोनों ही सीट हम जीतें जमशेदपुर की। और जमशेदपुर पश्चिम की सीट थोड़ी कठिन सीट है भाजपा के लिए। आप चले जाइए, आप जाइएगा तो दोनों सीट हम जीत जाएंगे। अंत में मैं उनकी बात मान गया और मानकर मैं तैयार हो गया कि चलिए जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर मैं लड़ूंगा। अगर एनडीए के नेतृत्व को लगता है मैं ये सीट जीत सकता हूँ, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हम लोग पब्लिक के बीच भी गए। वहाँ पर एक बात जो आई वो मिली-जुली थी। उनको इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि सरयू राय कद्दावर नेता हैं। उनके बयानों में स्पष्टता रहती है और काम में भी। वो लोग की शिकायत ये है कि जब जमशेदपुर पश्चिम की पब्लिक ने उनको दो बार जिताया और उनको लगा कि यहाँ पर अब काम हो रहा है और बेहतर होगा, तब आप जमशेदपुर पूर्वी चल गए 2019 में। फिर जब जमशेदपुर पूर्वी के लोगों को ये लग रहा था कि काम हो रहा है, अब हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आप जमशेदपुर पश्चिम आ गए। तो और राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि फिर क्या, कि जनता में होप जताने के बाद एक निजी महत्वाकांक्षा में क्या सरयू राय जो हैं वो अ, अचानक से ऐन वक़्त पे बाज़ी पलट देते हैं, या सीटों के चयन में इस तरह का होता है कि पब्लिक कन्फ्यूज़ हो जाती है? ये 2019 में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया। वैसे भी मैं जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी होकर विधायक बनने की स्थिति में नहीं था। मैंने तो पहले भी कहा था भाजपा के नेताओं को, यदि आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं रघुवर दास जी के दबाव में, तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं खुद ही घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिया, अब संगठन का काम करूंगा। फिर वो कहते रहे कि नहीं, आप जरूर लड़ेंगे, कोई पार्टी एक आदमी की थोड़ी होती है। मगर पहली लिस्ट जारी हुई, मेरी सीट पेंडिंग रह गई, दूसरी, तीसरी, चौथी में भी पेंडिंग रह गई। एक दिन के बाद नॉमिनेशन था।
तब मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं। मैं अब चुनाव उसी आदमी के खिलाफ लड़ूंगा जिसने ऐसी स्थिति पैदा की। तो इस परिस्थिति में मैं वहां गया जमशेदपुर पश्चिम छूटा। मैं नहीं जाता तब भी जमशेदपुर पश्चिम छूटा ही हुआ था, क्योंकि मैं तो यहाँ से उम्मीदवार नहीं था। तो इसलिए ये कोई कहे कि मैं चला गया वहां यहाँ को छोड़कर, ये ठीक नहीं है। जमशेदपुर पश्चिम वैसे भी छूटता, अब मैं पूर्वी में गया, मैंने काम किया। अगर अभी गठबंधन बना है, उनको ये भरोसा है कि मैं ये सीट निकाल ले सकता हूँ। एनडीए एनडीए के खाते में एक और सीट बढ़ जाएगी, सरकार बनानी है, तो उनकी बात को तौल कर सोच कर मैंने तय किया कि चलिए आपकी इच्छा है, मैं चलता हूँ। नहीं तो मेरे बहुत सेफ सीट थी जमशेदपुर पूर्वी, और मेरा मन भी वहाँ लग गया था। अब देखिए, ये मेरी उम्र 75 साल हो रही है। इस पर मैं अगर जीतता हूँ तो 80 साल हो जाएगा। 80 साल के बाद कोई चुनाव लड़ने का मतलब नहीं रहता है, पूरी जिंदगी आदमी यही काम करते रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं फिर कहीं जाके दूसरी जगह से चुनाव लड़ूंगा। तो जमशेदपुर पूर्वी को जरूर कोई कह सकता है कि मैंने जमशेदपुर पूर्वी को छोड़ा उन्हीं इंडियन नेताओं के, भाजपा नेताओं के कहने पर, जिन्होंने 2019 में मुझे इस लायक नहीं समझा कि मुझे यहाँ से टिकट दें। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर, अच्छा इसमें महत्वाकांक्षा भी क्या है, वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना था, वो तो भारी खतरा मोल लेना था, मैंने वो खतरा मोल लिया था। आज भी जो यहाँ के मंत्री हैं अपने आप को दबंग समझ रहे हैं, और इनके बारे में हम लोगों के पास प्रमाण सहित कहने का आधार है। बहुत गलत काम किया इन्होंने, पैसा बहुत हो गया है, मजबूत हो गए हैं, और तब भाजपा के और एनडीए के नेता ये कहते हैं कि नहीं, एक मजबूत समझा जाने वाला जो आदमी अपने आप को समझता है, दम्भी हो गया है और लोगों को परेशान करने लगा है, तो आपको जाना चाहिए। तो उनकी बात के आधार पर मैं यहाँ आ गया। आप ज़िक्र कर रहे हैं बन्ना गुप्ता का। बन्ना गुप्ता आज एक बयान दे रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि एनडीए ने एक ऐसे व्यक्ति को जमशेदपुर पश्चिमी से मेरे खिलाफ खड़ा किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में नुकसान पहुँचाया। उनकी सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा दिया, 5 साल तक मंत्री पद पर भी रहे। आज का जो उनका बयान है कि बीजेपी को नुकसान पहुँचाया, और उन्होंने ये कहा कि सरयू राय भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, क्योंकि केंद्र में उनको जेडीयू का सहयोग चाहिए, और वो जेडीयू को की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, और मजबूरीवश आपको जमशेदपुर पश्चिमी से उतारना पड़ा। ये उनकी चाल है, भारतीय जनता पार्टी का वो पक्ष ले रहे हैं। और पिछले 5 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता था जब कदमा के भाजपा के नेताओं को कहते थे कि मैं तो आप ही की पार्टी में आने वाला हूँ, मैं अगला चुनाव भाजपा से ही लड़ूंगा। उनके मन में एक दमित इच्छा है कि वो भाजपा में आ जाते। उनकी इस इच्छा का पूरी तरह दमन हो गया हमारे आने से। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं और गलत काम के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, तो यह उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं है। मैंने तो प्रमाण के साथ दिया है, सबूत दिया है, विधानसभा में रखा है उन्होंने क्या क्या गलत काम किया है। टेंडर से अधिक ऊंची कीमत पर दवाइयों की खरीद की है, 60 करोड़ रुपए की। कोविड में जो प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, अपना नाम तो भेजा ही, अपने कार्यालय के नाम पर 59 लोगों का नाम भेजा, जबकि मंत्री के कार्यालय में मात्र 6 लोगों की ही पोस्टिंग होती है। अपना बिल अपने बनाया, बैंक का नाम दिया, रानी कुदर के बैंक की शाखा का। ये सारी बातों को मैंने कहा, तो एक विपक्ष के नेता के नाते यह कहना तो मेरा कर्तव्य है। आपकी शिकायतों पर कोई बात आगे बढ़ी हो, ऐसा होता दिखा नहीं। नहीं दिखा, बाद में इसीलिए मेरी नाराजगी हेमंत सोरेन से भी हुई। जब सारे प्रमाण मैं दे रहा हूँ, आप भी सहमत हैं इससे व्यक्तिगत बातचीत में, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री है, आपके पूरी सरकार को बीमार बना रहा है। और देखिए, पूरे 5 वर्ष में इस स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता क्या रही है? बिल्डिंग्स खड़ा करना, कौन खड़ा करना? भवन ही खड़ा करना अस्पताल और चिकित्सा का साधन नहीं होता है, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, छात्रों को सुविधाएं चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। एक पैसे की बात नहीं हुई है। एमजीएम पुराना है,
आज वही उससे पहले से बदतर स्थिति है। नया एमजीएम का भवन बना, उसमें मुख्यमंत्री को लाकर ओपीडी का उद्घाटन करा दिया और वहाँ पानी ही नहीं है। बिना पानी के अस्पताल तो नहीं चलेगा। 3 लाख लीटर पानी रोज वहाँ के लिए चाहिए। अब इसी तरह की बातें हुई हैं। जितने भी अस्पताल हैं, हजारीबाग में है, धनबाद में है, पलामू में है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स है, सबकी वही स्थिति है। तो इन्होंने केवल और केवल अपना साधन बनाया इसका कि कैसे हमारे पास जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसे आ सकें, धन आ सके। पूरे टर्म यही किया। मुझे उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन इस बात को समझेंगे, सुनेंगे, मगर शायद कांग्रेस के दबाव में, क्योंकि कांग्रेस इनकी पार्टनर है, कांग्रेस के समर्थन के आधार पर इनकी सरकार चल रही है, तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सके। उनकी मजबूरी भी हो सकती है। झारखंड जैसे प्रदेश में सर एक बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं पिछले 5 साल में। यहाँ पर हमने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के बाहर दम तोड़ते भी देखा। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी जो है डब्ल्यूएचओ के मानकों के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या नहीं है। सीएचसी, पीएचसी की स्थिति जो है। लेकिन जब भी सवाल पूछा गया है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री से भी ये सवाल हुआ, वो लोग बार-बार एक बात कहते हैं कि केंद्र की तरफ से 1,36,000 करोड़ जो है बकाया रोका गया, उसकी वजह से हम बुनियादी ढांचे के लेकर बहुत काम नहीं कर पाए। आप केवल जेडीयू के नहीं, आप एनडीए के नेता हैं। इन आरोपों पर जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विकास के काम रोके गए, उनके बकाया रोककर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बकाये की सूची दे रहे हैं केंद्र को, मगर बकाया को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आखिर केंद्र किसी राज्य का बकाया क्यों रोकेगा? केंद्र ने नहीं रोका है। जो कोयला कंपनियां हैं, जिनसे इनका व्यापार चलता है राज्य की सरकार का, कोयला कंपनियां रॉयल्टी के आधार पर कहीं न कहीं डिस्प्यूट है, उसके कारण से वो काम रुके हुए हैं। तो मामला को न्यायालय में ले जाकर ये अपना हक प्राप्त कर सकते थे और कहते हैं कि केंद्र ने रोका है तब। अब तो रॉयल्टी पर सेस लगाने का भी अधिकार राज्य को मिल गया कि लगाएं और सेस लें। वैसे भी झारखंड में 1,36,00,000 रुपया तो छोड़ दीजिए, तो उसके अलावे भी तो संसाधन हैं। उन संसाधनों का ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने डेट स्वैपिंग की है, अपना कर्ज कम किया है, सस्ते दर पर कर्ज लिया है, इसमें तो केंद्र ने उनकी मदद की है। इसलिए केवल ये कहना है कि 1,36,00,000 रुपये मिल जाएंगे तो उससे हम सारा काम कर लेंगे, यही किया। कोई भी सरकार के पास पैसा मिलेगा तो सरकार उससे काम कर सकती है, मगर उस पैसे को नहीं मिलने की स्थिति में जो संसाधन वित्तीय आपके पास हैं, उनका आप क्या उपयोग कर रहे हैं, ये तो इनको बताना चाहिए। ये एक श्वेत पत्र जारी करते कि नहीं साहब, 1,36,00,000 रुपया नहीं मिल रहा है हमको, तो इसके कारण से हमारी स्थिति बदतर हुई, अन्यथा मैं ये करता, ये करता। ये भी तो इनके पास कुछ नहीं है, सेल्फ ऑफ स्कीम्स नहीं है। इन्होंने कोई दूरगामी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है राज्य के लिए। जो विभाग चल रहे हैं, उन विभागों में स्वास्थ्य विभाग जैसे जो विभाग हैं, मैन पावर ही नहीं इनके पास में है। तो ये केवल कहना कि पैसे मिल जाएंगे और तब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ये नादानी वाली बात। चुनाव पर लौटते हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही इस प्रदेश में परिवारवाद को लेकर मुखर रही, सोरेन परिवार को लेकर। जेडीयू के जो नेता हैं प्रदेश के, बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी जब दोबारा एनडीए के साथ आया तो उससे पहले उन्होंने परिवारवाद को लेकर बोलना शुरू किया। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि आप हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, लेकिन घाटशिला में आपने बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया। जमशेदपुर पूर्वी में आपने पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया। आप जो हैं भवनाथपुर का वो उदाहरण दे रहे हैं, तो तमाम ऐसी सीटें गिना रहे हैं। मीरा मुंडा की बात वो कह रहे हैं कि परिवारवाद का आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर किसी न किसी के परिवार को सदस्य को दिया गया। तब फिर जब आप परिवारवाद का आरोप लगाएँगे तो फिर अपने को कैसे डिफेंड करेगा पूरा एनडीए? अर्जुन मुंडा तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और परिवारवाद का ये मतलब नहीं होता है कि किसी के परिवार का कोई आदमी राजनीति में आए ही नहीं, यदि वो राजनीति में है तब। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि एक परिवार ही शासन को शिखर से नियंत्रित कर रहा है। वह परिवार ही घुमा फिरा कर शीर्ष पर बैठा है और नियंत्रण कर रहा है, ये परिवारवाद होता है। किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बहू चुनाव लड़ गई और उसका एक वरिष्ठ व्यक्ति भी राजनीति में है, तो ये परिवारवाद नहीं है।
पहले भी विजयराजे सिंधिया थी, माधवराज सिंधिया थे, कहाँ ये बात उठता था, लगता था। मगर जब वह परिवार नियंत्रित करने लगेगा राजनीति को और शासन को, तब ये बात आती है परिवारवाद की। इसलिए वो कसौटी परिवारवाद की अलग है और किसी के संबंधी को टिकट दे देना अलग है। दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं आप। आप पूर्वी जमशेदपुर 5 साल आप विधायक रहे, अब वहाँ से उम्मीदवार जो है पूर्णिमा दास साहू हैं। आपकी प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है आप रघुवर दास के साथ। चूँकि आप एनडीए के नेता हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। क्या पूर्वी जमशेदपुर में रघुवर दास की बहू के लिए सरयू राय चुनाव प्रचार में जाएँगे, उनके लिए वोट माँगेंगे? वहाँ की जो पब्लिक है आपकी, उनको कहेंगे समर्थन दें? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। एनडीए के नेता मुझसे कहेंगे मेरा जाना जरूरी है वहाँ, तब मैं इस पर सोचूंगा। अन्यथा उल्टा ही आरोप लगता है कि वहाँ जाकर और खिलाफ में काम कर रहे हैं। ये एनडीए के नेताओं पर निर्भर है। उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो मैं विचार करूंगा, उनसे इस बात पर विमर्श करूंगा और तब कोई बात कहूंगा। मैं खुद स्वयं जाऊं ये उचित नहीं लगता। झारखंड में पिछले 24 साल में बाबूलाल मरांडी जो हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा बनाया उन्होंने। 10-12 साल बाद उनको वापस बीजेपी में लौटना पड़ा। आपने भारतीय जनतंत्र मोर्चा बनाया, फिर आप आखिर में जेडीयू की तरफ से आप चुनावी मैदान में हैं। अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आए, 10 महीने बाद वो भी वापस हैं, झारखंडी खतियानी पार्टी बनाया। आप बतौर पॉलिटिकल जानकार भी क्या समझते हैं झारखंड में बड़े कद्दावर नेता बड़े दल से अलग होते हैं, पार्टी बनाते हैं लेकिन महीने कुछ सालों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। एक जो थर्ड फ्रंट की बात होती है या नए राजनीतिक दल के सर्वाइवल की बात होती है, वजह क्या है? क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? देखिए, पार्टी बढ़ाना जितना आसान है उसको चलाना उतना ही कठिन। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति की सूची प्रकृति का है। बाबूलाल जी ने 10 साल तो चलाया, 10 साल पार्टी चलाना कोई कम बात नहीं। सुदेश महतो अपनी पार्टी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी बनाया, सीमित क्षमता हम लोगों की थी और हमने तय किया कि नहीं, चलिए जनता दल यू से बात हो रही है, वो चाहते हैं कि विलय हो जाए, तो हम लोगों ने विलय कर दिया उनके भीतर में। झारखंड में तो जनता दल यू से कोई प्रतिद्वंदता हम लोगों की नहीं थी। हम लोग उनके साथ शामिल इसलिए हुए कि नीतीश कुमार जी से हम लोगों के पुराने संबंध हैं और हम लोगों ने साथ काम किया है बहुत दिनों तक। उनकी इच्छा हुई कि मैं उनके साथ काम करूं, मैंने भी स्वीकार कर लिया कि मैं काम करूंगा आपके साथ में। इस परिस्थिति में विलय हुआ। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां चलाना कोई भी पार्टी चलाना आसान काम नहीं है। यहाँ पर देखा गया चुनाव से 3 महीने पहले मैया सम्मान योजना जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकर आ गए। अब वो दिख रहा है, सियासी जानकार भी मान रहे हैं कि उसको लेकर एक माहौल बना है। एनडीए में कन्फ्यूजन दिखा है मुद्दे को लेकर। पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आए, संथाल परगना में आदिवासी बहुल इलाका है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से दिख रहा है कि उसको लेकर नहीं है। मैया सम्मान योजना का पहले एनडीए की तरफ से विरोध हुआ, फिर गोगो दीदी लेकर आए, उसका फॉर्म भराया जाने लगा, फिर उसकी राशि बढ़ा दी गई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर अपने कामकाज को लेकर या फिर उनकी चूँकि सरकार है तो अपने मुद्दों को लेकर स्पष्ट हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन एनडीए कन्फ्यूज़ लग रहा है। इसके बाद कई नेता जो हैं दल छोड़कर जा रहे हैं, तो पूरा उथल-पुथल की स्थिति है। ऐसे में एनडीए की सरकार यहाँ पर वापसी कर पाएगी। सरयू राय कैसे देखते हैं? कितने आश्वस्त हैं? ये मुद्दे हैं ना, केवल कोई एक मुद्दा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ का मामला उठाया, मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा उनकी जगह पर स्थिर है। मैया योजना के समानांतर उन्होंने गोगो दीदी योजना दिया। इससे तो मैया योजना की धार कुछ कुंद हुई और अंत में हेमंत सोरेन को मजबूर होकर 2500 रुपया हम करेंगे, वो दिसंबर से करेंगे। और एक और बात है, मैया सम्मान योजना में जो राशि जा रही है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 50 साल से ऊपर के जिन महिलाओं को वृद्धावस्था विधवा पेंशन मिलता था या वृद्धों को वृद्धा पेंशन मिलता था, उसमें राशि कई महीनों से नहीं आ रही है। इसका मतलब कि उसी राशि को इधर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक ये भी बात आ रही है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, ये अस्थायी योजना होगी या चुनावी योजना है, चुनाव तक ही रहकर हट जाएगी, इस पर भी संदेह हो रहा है लोगों के मन में। और एक योजना में हम पैसा देंगे और दूसरे योजना का पैसा बंद कर देंगे, तो इसका नफा और नुकसान दोनों ही है। ये उन्होंने स्कीम लाया, मैंने तो अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रचार किया इस स्कीम का और लोगों को शामिल कराया। 30,000 फॉर्म मैंने खुद प्रिंट करा के और बांटा। तो इसलिए
मुद्दों का अस्पष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही मुद्दे पर अड़े रहें। जहाँ पर जिस इलाके में बांग्लादेशी या रोहिंग्या या किसी घुसपैठ का मामला है, उस इलाके में ये मामला चल रहा है। गोगो दीदी योजना प्रदेश स्तर की योजना है, इसको उन्होंने प्रदेश स्तर से कहा है, तो इसलिए इसमें कहीं कोई विरोधाभास या कंफ्यूजन की स्थिति नहीं लगती है। सरकार भी अगर 1000 के बदले 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में देने के लिए कहती है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दबाव डाला उसका असर पड़ रहा है, या आपको भी लग रहा है कि मैया योजना पर भारी पड़ जाएगी गोगो दीदी योजना। तो ये कन्फ्यूजन दोनों तरफ से है, और भाजपा के जिन नेताओं ने मन बनाया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हमको टिकट देगी, तो कल तक ऐसे लोग चिरौरी करते रहते थे। और जब टिकट नहीं मिला तो छोड़ देंगे, तनकर खड़ा है हम छोड़ देंगे। ये तो टिकट नहीं मिलने के कारण छोड़ देना हुआ। ऐसे लोगों से कोई संगठन पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, एक माहौल बनता है। और ये जितने लोग हैं, इनको ये तो सभी कभी न कभी किसी न किसी रूप में उपकृत होते रहे हैं। अब आए होंगे इस उम्मीद में कि हमको टिकट मिलेगा, नहीं मिला, निराशा हुआ, निराशा में छोड़ दिया। ये उनका अपना निजी निर्णय है, कोई बहुत सामूहिक प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला। आखिरी सवाल, जमशेदपुर पश्चिमी में पिछले 5 साल में आपने कौन से ऐसे मुद्दे देखे हैं करीब से जो वाक़ई जेन्युइन है, चुनावी मुद्दे भी बनेंगे और उस पर बात करके सरयू राय जो हैं अपनी जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं या भरोसा दे सकते हैं पब्लिक को कि ये काम होगा स्थानीय मुद्दों पे? देखिए, मैं जन सुविधाओं की बात करता हूँ। जिन जन सुविधाओं को सरकारी तंत्र को या सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किसी निजी तंत्र को देना है, उनमें कोताही होती है, तो जनता के सामने समस्याएं पैदा होती हैं। अब यहाँ पर मैं आया था 2005 में, पानी की किल्लत थी, लंबी कतारें लगती थी किसी एक नल के ऊपर में, तसला और बटलोही और मग लेकर पानी लेने के लिए। कोई निश्चित नहीं होता कि कब पानी आएगा, कब नहीं आएगा। तब मैंने यहाँ मानगो पेयजल परियोजना लागू कराया। उसी तरह से बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। मैंने प्रयास करके पावर ग्रिड बनवाया बालीगुमा में, पावर सब स्टेशन बने जवाहर नगर में और जगहों पर, तो बिजली की स्थिति पहले से बेहतर हुई। नहीं तो लोग मानगो छोड़कर गर्मियों में चले जाते थे। अब मैंने जहाँ छोड़ा था इन कामों को, ये काम वहीं पड़े हुए हैं, 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं। पानी की टंकी बनी है, चालू नहीं हुई। और मैं तो घूमता हूँ तो लोग बताते हैं कि कई महीनों से पानी लगातार नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 दिन पर आ रहा है। आता भी है, फ़ोर्स बहुत कम रहता है उसका। मैं रामनगर गया था, श्यामनगर गया था, कल आदिवासी इलाकों में गया था। सभी जगह लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि पानी की आपूर्ति समय पर नहीं होती है। इसी तरह से बिजली में भी जो केबलिंग होनी होती है, वो मेन रोड पर कर दिया है, अंदर के इलाकों में छोड़ दिया है। तो जन सुविधाओं में ये 2 मुद्दे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पीने के पानी की व्यवस्था सीधे चांडिल डैम से हम कराएँ। वहाँ का पानी लें, पानी साफ रहेगा और कम खर्चे में उसको पीने लायक बनाया जा सकेगा। उसको डिमना लेक में डाल दीजिए, डिमना लेक से उतना ही पानी ले लीजिए। डिमना लेक का पानी भी नहीं घटेगा, क्योंकि अभी भी जो पानी पीने के लिए सप्लाई होता है नदी से खींचकर, वो अभी चांडिल डैम का ही पानी है। रिस्क कराता है, मगर शहर में आते-आते गंदा हो जाता है। फिर लिफ्ट करते हैं ये लोग और लिफ्ट करके उसको साफ करते हैं, उसमें भी खर्च ज़्यादा लगता है। इसलिए ये हो जाए कि कोई चांडिल डैम से हम सीधे पानी ले लें, डिमना लेक में डाल दें, वहाँ से मानगो और पूरे जमशेदपुर में तो पानी की हम पेयजल के रूप में आपूर्ति करें। एक बेहतर योजना ये होगी। तो हम लोगों का काम क्या है, कोई देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करना लफाजी होगी। आम जनता को जो सहूलियत सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की ओर से, वह बेहतर मिले, या आम जनता नियम कानून के तहत कोई अपना अलग ढांचा खड़ा करना चाहती है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाए। तैयार उनको होना है। और मैं फिर कहूँगा दोबारा कि जो ये आता है पैसे वाली बात, जो 1,36,000 करोड़ की बात है, ये केवल एक पब्लिक जेस्चर है, लोगों को बताने, समझाने, दिखाने के लिए है। कोई ठोस प्रस्ताव भेजना
और सरकार को ऐसा नहीं कि 1,76,00,000 आपके खजाने में डाल देगी। वो तो आप स्कीम भेजेंगे, वैसी स्कीम आपको सरकार केंद्र सरकार सैंक्शन करेगी, उसके माध्यम से आपको पैसे देगी। कोई स्कीम इनका ऐसा नहीं है जो भारत सरकार में गया हो, जो वायबल हो और जिस पर पैसा दिया जा सकता है। इसे चुनाव का समय है, जिसको जो चाहे बोले, मगर वस्तु स्थिति यही है कि जो राज्य की सरकार है और राज्य की सरकार का प्रशासन पर से अंकुश हट गया है, सिवाय इसके कि जिले के एसएसपी, एसपी, डीसी को बदल के किसी दूसरे को ला दें, इतना से के बाहर सरकार का कोई असर नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार इसको ढकने तोपने का काम कर रही है। शुक्रिया सर, आपने भी इस दिनचर्या से समय निकाला हमारे लिए। जी, धन्यवाद। तो देखिए राजनीति जनमुद्दों पर होनी चाहिए, सरयू राय यही बात कह रहे हैं। सरयू राय के तमाम राजनीतिक और व्यक्तिगत जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनके तमाम पक्षों में एक बात है बेबाकी। आप सवाल कोई भी कीजिए, उनका जवाब जो है बेबाकी से देते हैं, तथ्यों के साथ देते हैं। और चुनावी शंखनाद जो है झारखंड में हो चुका है और किसी भी वक्त जो है अब नॉमिनेशंस शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे-धीरे चुनावी रंग भी चढ़ने लगेगा। फिर जनता अपने हिसाब से वादों और घोषणाओं के आधार पर तय करेगी, उन्हें किन जनप्रतिनिधियों को चुनना है, किन्हें रिजेक्ट करना है और झारखंड में सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की या इंडिया की। हम भी लगातार 1 महीने तक आपके सामने रिपोर्ट्स के साथ आते रहेंगे, वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहेंगे और आपकी जो भी बातें हैं, वो भी हम जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं मनीष। शुक्रिया।